हे फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और अगर आप लोग अंतरिक्ष विज्ञान में खबरों से अपडेटेड रहते हैं तो आप लोगों ने न्यूज़ हेडलाइंस में कहीं बार सुना होगा कि कोई नया प्लैनेट डिस्कवर किया गया है जो बिल्कुल हमारे पृथ्वी जैसा ही है और वहां जीवन संभव हो सकता है। बट क्या ये सच्चाई है? क्या हम सच में इतने आधुनिक हो गए हैं कि हम इतने दूर से भी किसी भी ग्रह में पता लगा सकते हैं कि वहां जीवन संभव हो सकता है कि नहीं, कि वहां एलियंस है कि नहीं? तो ये इतना आसान नहीं है जितना हम सोचते हैं। तो आइए जानते हैं कि जब आप कोई ऐसी खबर पढ़ते हो तो एस्ट्रोनॉमर्स का असल में कहने का मतलब क्या होता है। तो बहुत से सो कॉल्ड प्लैनेट्स जिनमें कहा जाता है कि जीवन संभव है और कई बार उन्हें पृथ्वी का जुड़वा भी कहा जाता है, उन्हें यूजुअली कुछ इस तरह दिखाया जाता है। अगर आपने स्टार ट्रैक सीरीज देखा है तो ऐसे दिखने वाले प्लैनेट्स को कहा जाता है एम क्लास प्लैनेट्स और इनमें पृथ्वी जैसे ही सिमिलर प्रॉपर्टीज होते हैं, जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक चट्टानी सतह, लिक्विड स्टेट में पानी और जिंदा रह पाने के लिए सही मात्रा में गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटी। बट ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि ये प्लैनेट्स वाकई में ऐसे दिखते होंगे। ये सिर्फ आर्टिस्ट द्वारा कंप्यूटर में रेंडर किए गए तस्वीरें हैं और सच्चाई इनसे कोसों दूर हो सकती है। इनफैक्ट हमें यहाँ तक ये भी नहीं मालूम कि इन प्लैनेट्स में पानी या ऑक्सीजन है भी कि नहीं। बट इस सब का ये मतलब नहीं कि एस्ट्रोनॉमर्स या न्यूज रिपोर्टर्स हमसे झूठ कह रहे हैं। यहाँ बस एक तरह का मिसअंडरस्टैंडिंग है उसमें, जो वो कहना चाहते हैं और जो हम समझते हैं। तो जब हम ऐसा सुनते हैं कि वैज्ञानिकों ने ऐसा कोई ग्रह ढूंढा है जहां जीवन संभव है, तो हमें लगता है कि वो ग्रह कुछ इस तरह दिखता होगा। लेकिन एस्ट्रोनॉमर्स के लिए इन ग्रहों का डेफिनेशन अलग होता है। आपने अक्सर सुना होगा एस्ट्रोनॉमर्स इन्हें कहते हैं हैबिटेबल प्लैनेट्स, जिसका मतलब हमारे समझ के हिसाब से जहां जीवन संभव हो सकता है। बट एस्ट्रोनॉमर्स के लिए इसका मतलब ऐसा कोई प्लैनेट जो अपने सितारे से एकदम सही दूरी में चक्कर काट रहा है। ना तो वो प्लैनेट सितारे से ज्यादा दूर है कि पानी जम के बर्फ बन जाए और ना तो ज्यादा नजदीक है कि सारा पानी भाप बन जाए। प्लैनेट के इस परफेक्ट पोजीशन को कहते हैं द गोल्डीलॉक्स जोन। और ये इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ध्यान रखता है कि उस प्लैनेट में पानी लिक्विड स्टेट में हो सकता है जिससे जीवन उत्पन्न हो सकता है। बट प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ प्लैनेट का उस गोल्डीलॉक्स जोन में होना कोई गारंटी नहीं है कि वहां लाइफ पॉसिबल हो सकती है। उससे कहीं गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उस प्लैनेट का एटमॉस्फेयर और वो किन एलिमेंट से बना है। फॉर एग्जाम्पल, वीनस प्लैनेट का सरफेस सॉलिड है और वहां पॉजिटिव एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी है, और अगर उसकी ऑर्बिट थोड़ी सी और सन से दूर होती तो वो भी सन के गोल्डीलॉक्स जोन में होता। बट जैसे कि हम सब जानते हैं कि वहां लिक्विड स्टेट में पानी फिर भी नहीं है, तो प्लैनेट्स का गोल्डीलॉक्स जोन में होना क्यों इंपॉर्टेंट है जब उससे हम ये पता नहीं लगा सकते कि उस प्लैनेट में जीवन संभव होगा कि नहीं? तो ये इसीलिए है क्योंकि वो एक तरह का गाइडलाइन है और वो एक तरह से बाकी प्लैनेट्स जहां लाइफ बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो सकता है उसको फिल्टर कर देता है, ताकि हम बस सिर्फ सही प्लैनेट्स पे फोकस कर सके। तो अगर हमें वो सही प्लैनेट ढूंढना है जहां सच में जीवन संभव है तो हमें उसके एटमॉस्फेयर का पता होना चाहिए। पर यही चीज कर पाना सबसे मुश्किल होता है और ये हम डिस्कस करेंगे कैसे। तो देखिए, ये है प्लैनेट केपलर 186f जो अप्रैल 2014 में बहुत फेमस हुआ था। ये पहला कंफर्म्ड पृथ्वी के आकार का प्लैनेट है जो परफेक्टली उसके सबसे नजदीकी सितारे के गोल्डीलॉक्स जोन में है। और रिपोर्ट्स के साथ जुड़े थे ये तस्वीरें जो आपको सच में ये सोचने में मजबूर कर देंगे कि ये पृथ्वी का ही कोई जुड़वा ग्रह है। बट क्या हमने सच में उस ग्रह को देखा है और क्या वो ऐसा दिखता है? वेल, अगर हमने अब तक कुछ देखा है तो वो है ये बेसिकली एक मॉडल है जिससे हम प्लैनेट का साइज और उसकी सितारे से दूरी पता चलती है। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हो, अगर कोई प्लैनेट उसके सितारे के सामने से पास होगा तो उस सितारे से आती हुई रोशनी बहुत ही छोटी मात्रा में कम होगी क्योंकि वो प्लैनेट ब्लॉक कर देगा। तो अगर हमारे पास उस सितारे के बारे में बेसिक जानकारी है और अगर हम पता लगा सके कि उसके सामने वाले प्लैनेट ने कितनी रोशनी ब्लॉक की और कितने देर तक ब्लॉक की, तो हमें पता चल सकता है कि उस प्लैनेट का आकार कितना बड़ा है और वो उस सितारे से कितना दूर है। तो हमें पता चला कि केपलर 186f पृथ्वी से लगभग 10% बड़ा है और वो मर्क्यूरी जितने नजदीक ऑर्बिट में एक लाल रंग के बौने सितारे के चक्कर काट रहा है। बट वो प्लैनेट हमसे इतना दूर है कि हमें उसके मास और उसके एटमॉस्फेयर के बारे में कुछ भी नहीं पता है। उसका एटमॉस्फेयर या तो मार्स की तरह बहुत पतला हो सकता है या तो कार्बन डाइऑक्साइड से सफोकेटेड हो सकता है जैसे वीनस, या तो चांद की तरह बिल्कुल नहीं भी हो सकता है। लेकिन हमारे पास आज जो टेलीस्कोप्स है उनकी मदद से हमें इसके बारे में नहीं पता चल पाएगा। बट क्या अगर वो प्लैनेट हमारे लिए केपलर 186f से नजदीक होता तो क्या हम उसके एटमॉस्फेयर के बारे में जान सकते थे? तो अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है।
हम सारे प्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर के बारे में जान सकते हैं, सिर्फ पृथ्वी के आकार के चट्टानी प्लैनेट्स नहीं जो अपने सितारे के गोल्डीलॉक्स जोन में है। तो ये सुनने में कितना वियर्ड लगता है, क्योंकि जो प्लैनेट्स की हमें तलाश है वो पृथ्वी जैसे रॉकी प्लैनेट्स ही होने चाहिए जो अपने सितारे के गोल्डीलॉक्स जोन में है, और हम एग्जैक्टली उनके ही एटमॉस्फेयर के बारे में नहीं जान सकते। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल नहीं है। तो एक प्लैनेट के एटमॉस्फेयर का पता लगाने के लिए हमें उस प्लैनेट की रोशनी को अलग करना पड़ेगा उसके सितारे की रोशनी से, और देखना होगा कि वो रोशनी कितनी ब्राइट है अलग अलग वेवलेंथ्स में। ये इसीलिए क्योंकि अलग अलग एटम्स और मॉलिक्यूल्स लाइट के स्पेसिफिक वेवलेंथ्स को या तो एब्जॉर्ब करते हैं या तो रिफ्लेक्ट, और ये इंफॉर्मेशन को हम उस प्लैनेट के मास, साइज और उसके नजदीकी सितारे से डिस्टेंस से कंबाइन करें तो हमें उस प्लैनेट के एटमॉस्फेयर के बारे में एक रफ पिक्चर मिल सकता है। अब प्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर के बारे में जानने के लिए दो मेथड्स होते हैं। एक मेथड में हम उस प्लैनेट के सितारे की रोशनी को ब्लॉक करते हैं उस प्लैनेट और सितारे के बीच एक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करने के लिए। लेकिन जैसे आप इमेजिन कर सकते हो कि ये कॉन्ट्रास्ट हम तभी ही निकाल सकते हैं जब प्लैनेट उस स्टार से बहुत दूर हो, वरना प्लैनेट की रोशनी स्टार के रोशनी के सामने दिखाई नहीं देगी, क्योंकि प्लैनेट्स की खुद की स्ट्रॉन्ग रोशनी नहीं होती है। अब जो दूसरा मेथड है उसे कहा जाता है प्लैनेटरी ट्रांजिट मेथड। इसमें हम जब प्लैनेट स्टार के सामने होता है उस स्पेक्ट्रम की रोशनी को मेजर करते हैं, और उसको जब प्लैनेट स्टार के पीछे होता है उस स्पेक्ट्रम की रोशनी से माइनस करते हैं। तो इससे हमें प्लैनेट के एटमॉस्फेयर का पता चल सकता है। बट इसके लिए भी जैसे आप इमेजिन कर सकते हो कि उस प्लैनेट को स्टार के बहुत करीब होना पड़ेगा, क्योंकि वो जितना करीब होगा उतना वो स्टार उसको हीट करेगा और वो प्लैनेट उतना ज्यादा ग्लो कर पाएगा, जिससे दोनों के बीच कॉन्ट्रास्ट निकालना आसान हो जाएगा। तो आप भी अभी तकलीफ देख सकते हैं कि प्लैनेट के गोल्डीलॉक्स जोन में होने के लिए प्लैनेट का पृथ्वी की तरह सॉलिड होना जरूरी है और ना कि जुपिटर की तरह गैस, और इसके साथ साथ वो ना तो अपने सितारे से ज्यादा दूर और ना तो उससे ज्यादा पास होना चाहिए, वरना वहां लिक्विड स्टेट में पानी नहीं हो पाएगा। बट अगर वो अपने सितारे से ज्यादा दूर या ज्यादा पास नहीं है तो हम उसके एटमॉस्फेयर का पता नहीं लगा सकते। तो ये एक टाइप का पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है, जिसके वजह से ये सही में जान पाना कि किसी प्लैनेट में जीवन संभव हो सकता है कि नहीं इतना मुश्किल है। ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक टेलीस्कोप बनने वाला था जिसका नाम है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट फाइंडर या TPF, लेकिन बराबर फंडिंग नहीं मिलने की वजह से उसके काम को स्टॉप करना पड़ गया। तो हमारे पास विज्ञान जरूर है कि हम वैसे प्लैनेट्स ढूंढ सके जहां एलियन लाइफ हो सकती है, बट वो विज्ञान अनफॉर्चुनेटली हम आने वाले कुछ सालों तक नहीं यूज कर पाएंगे। बट दूसरे टेलीस्कोप्स जैसे केपलर स्पेस टेलीस्कोप हमें तब तक उन प्लैनेट्स की जानकारी जरूर देते रहेंगे जहां जीवन संभव हो सकता है। तो ये वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया और इससे नया कुछ जरूर सीखने मिला। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि आगे आने वाले कुछ सालों में हम एलियन लाइफ ढूंढ पाएंगे कि नहीं? कमेंट कीजिए नीचे, हम जानना चाहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और ऐसे ही साइंस वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलिए। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद।